Hello everyone. So today we are going to start with our first marathon, which is related to course code MHI 101. In this video, I'm going to give most important question related to MHI 101, which was asked in previous year question papers, and also the recent trend I have noticed that maybe you can get minimum 2 questions and maximum 3 questions you can see in the unit 1 that will be from this and earlier videos only. So please stay tuned with this video and watch till end. You can prepare it by making short notes if you want to, or you can also join the Telegram group for the marathon PDFs and everything which is available on the Telegram. So let's begin. The first question is, write a note on the administrative organization of the Persian Empire. Okay, it was asked this year, June paper. Okay, this is a new course code, that is MHI 101. So the Persian Empire, particularly during the Achaemenid period, that is 550 to 330 BCE, was renowned for its sophisticated and well structured administrative system. and specifically इसको हम देख सकते हैं साइरस द ग्रेट के टाइम पे एंड टेरियस वन के टाइम पे, जिन्होंने ना केवल एम्पायर को एक्सपेंड करा था बहुत ही ज़्यादा रैपिडली, बट ऑल्सो दे डेवलप्ड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी. ठीक है, जो कि उनके टेरिटरी को गवर्न करने में बहुत ही इफेक्टिवली मतलब इनेबल करा, एंड इट हेल्प्ड इन governing the vast territories effectively. So in their administrative system there was satraps who used to govern the provinces. जैसे कि मुग़ल एम्पायर में अगर हम नोटिस करें कि सूबेदार जो थे वो प्रोविंसेस को मेंटेन करते थे, वैसे ही जो पर्शियन एम्पायर था वो स्ट्रैप यानी कि वो एक स्ट्रैपेस यानी कि प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, एंड उनको जो मेंटेन करते थे यानी कि गवर्नर, उनको वो स्ट्रैप बोलते थे. ओके, एट द हार्ट ऑफ द पर्शियन गवर्नेंस वॉज द स्ट्रैपीज सिस्टम. द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड स्ट्रैपीज, ईच रूल्ड बाय स्ट्रैप और गवर्नर. सो सिस्टम को स्ट्रैपीज सिस्टम बोला जाता था एंड प्रोविंसेस को बोला जाता था स्ट्रैपीज, एंड जो उसको गवर्न करता था उसको बोला जाता था स्ट्रैप. ओके, सो इनमें जो भी जितने भी रूलर्स रहे थे प्रीवियसली, उसमें टेरियस वन जो थे वो मोस्ट इफेक्टिव रूलर थे एम्पायर के, जिनको ये क्रेडिट दिया जाता है दैट ही रिफाइंड एंड स्टैंडर्डाइज्ड द सिस्टम ऑफ स्ट्रैपी. ओके, एंड ही डिवाइडेड द एम्पायर इनटू अराउंड 20 to 30 स्ट्रैपीज. जैसे कि मुग़ल एम्पायर में आपको याद होगा, अगर आपको फैमिलियरिटी होगी, ग्रेजुएशन में भी आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने क्या करा था कि सूबेदार सिस्टम, जिसमें कि प्रोविंसेस में डिवाइडेड थे ऐसे बहुत सारे एरियाज़, एंड उसको जो सूबेदार था वो मेंटेन करता था. वैसे ही इन्होंने भी 20 to 30 स्ट्रैपीज में उसको डिवाइड कर रखा था, एंड नंबर ऑफ स्ट्रैपीज जो था वो फ्लक्चुएट करता था अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एम्पायर. ओके, एंड जो स्ट्रैपीज थे उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, लाइक वो कलेक्ट करते थे टैक्सेस को. ऑल्सो दे यूज टू इंश्योर द जस्टिस एंड लॉ इन्फोर्समेंट देयर इन देयर रीजन, एंड ऑल्सो मेंटेनिंग सिक्योरिटी एंड रेजिंग मिलिट्री फोर्सेज विद इन द प्रोविंसेस. ओके, एंड वो क्या करते थे, वो अपने प्रोविंसेस से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स तैयार करते थे, कि मतलब जो भी इश्यूज़ होते थे, है ना, वो रिपोर्ट करते थे किंग को, यानी कि डायरेक्टली वो कोई भी बीच में उनके कोई भी मीडिएटर नहीं था. ही यूज्ड टू रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज़ किंग, बाय हिमसेल्फ. While straps wielded considerable power, they were carefully supervised to prevent them from becoming too autonomous. Okay, this was ensured through the appointment of royal secretaries and military commanders who were independent to the strap, thus providing checks and balances in the system. So since they had जो straps थे उनके पास, क्योंकि बहुत सारा considerable power था, उसको वो बहुत ही ज़्यादा ऑटोनोमस ना हो जाए या फिर वो उसमें बहुत ज़्यादा मिसयूज़ ना हो पावर का, इसलिए रॉयल सेक्रेटरीज़ का अपॉइंटमेंट किया जाता था और मिलिट्री कमांडर्स का अपॉइंटमेंट किया जाता था, जो कि इंडिपेंडेंट थे. उनके पावर्स में या फिर उनके काम में स्ट्रैप्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था.
ताकि जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं वो एक दूसरे के काम पे रखें एंड कोई भी करप्शन देखने को ना मिले. फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रैपी ऑफ द बेबीलोन for example was the one of the wealthiest and the most strategically important provinces due to its fertile land and the crucial location of that region. Okay, taxation and tribute system. The Persian Empire had a highly organized system of taxation which was also one of the various reform. Each strappee had to pay a fixed tribute to the central government, the amount of which was based on the province's productivity and the resources. Okay, so जो पर्शियन एम्पायर था वहाँ पे टैक्सेशन का भी एक चलन था वहाँ पे कि जो भी रीजन जितना फर्टाइल है या फिर उसकी प्रोडक्टिविटी जितनी हाई है उसको उसके हिसाब से ही टैक्स पे करना पड़ेगा और ऑल्सो उनको कई बार ट्रिब्यूट भी पे करना पड़ता था. फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट नोन फॉर इट्स एग्रीकल्चरल लैंड, रिच एग्रीकल्चरल लैंड, एंड उनको इसी वजह से बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ शेयर एज अ रेवेन्यू जो कि ग्रेन्स के फॉर्म में होता था उसको पे करना पड़ता था. द इंडियन स्ट्रैपी कॉन्ट्रीब्यूटेड गोल्ड डस्ट वाइल द अदर रीजन प्रोवाइडेड हॉर्सेस, टेक्सटाइल्स और द मैन्युफैक्चर गुड्स. सो दीज आर द एग्जाम्पल, यू कैन कोट दैम. You will be highlighting the importance of the for your few example. It will enhance your answer, so please try to involve few examples at least in your answer. This tribute system allowed the empire to amass great wealth which was stored in the royal treasuries. However, the Persian kings were careful not to impose excessive taxes that would lead to the rebellion, ensuring a delicate balance between taxation and the local prosperity. So tribute system वहाँ पे बेशक से allowed था, ठीक है, but जो पर्शियन किंग्स थे they used to like be वेरी केयरफुल कि वो बहुत ज़्यादा टैक्सेशन ना करें सो दैट जो लोग थे वो रिबेल ना करें. एंड ऑल्सो इससे क्या होगा कि कुछ टैक्स भी आता रहे कि स्टेट में काम हो, प्रॉस्पेरिटी हो, लेकिन जो लोग हैं वो भी प्रोग्रेस कर सकें, ठीक है. तो सब चीज़ों का वो बैलेंस बना के देखते थे. Then the next is legal system and the codification. So there was some legal system. Okay, so the Persian Empire was also known for its legal system. The Achaemenid kings practiced a form of governance that was in theory absolute but in practice often decentralized, allowing various subject peoples to retain their own laws and the customs. However, Darius I is credited with creating a codified legal system to standardize law across the empire. The system included aspects like dispute resolution, property laws, laws related to commerce and trade. Okay, so स्टार्टिंग में जो लॉ सिस्टम था, लीगल सिस्टम था पर्शियन एम्पायर में, इट वाज काइंड ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड. मतलब कुछ सब्जेक्ट्स में कोई और लॉ है, किसी सब्जेक्ट में कोई और लॉ है, किसी एरिया में कोई और लॉ है. लेकिन जब डेरियस I आए तो उन्होंने एक कॉडिफाइड लीगल सिस्टम बनाया, उसको स्टैंडर्डाइज करा एंड उसको अक्रॉस एम्पायर एक तरीके से यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम को कॉडिफाई किया, जो कि जिसमें इंक्लूडेड थे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, प्रॉपर्टी लॉज एंड जो भी कॉमर्स एंड ट्रेड से रिलेटेड जो भी लॉज होते थे. ओके, द किंग हिमसेल्फ वाज द सुप्रीम जज बट लोकल कोर्ट्स फंक्शन विद इन द स्ट्रैपीज टू हैंडल डे टू डे लीगल मैटर्स. ओके, सो किंग जो था वो एकदम एपेक्स पे था. He was the supreme judge. After that, there was local courts which used to function under strappies, okay, for the day-to-day legal matters. The mix of the local autonomy within a larger framework of imperial law helped maintain order across the diverse region of the empire. So, जो भी ये मिक्सिंग ऑफ द लोकल ऑटोनॉमी थी या फिर जो भी इन्होंने कॉडिफाइड लीगल सिस्टम बनाया था उसको इस तरीके से मेंटेन करा था कि अक्रॉस द एम्पायर जो डाइवर्स रीजन है लेकिन वहाँ पे जो लॉ है वो कॉडिफाइड है, वो सिमिलर है, यूनिफॉर्म है. ओके, सो आफ्टर दिस कम्स मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. सो इन Persian Empire, the military was a crucial component of the empire's administrative machinery. ठीक है, whereby strappies were responsible for maintaining local defense forces. Okay, and the empire also had a centralized standing army. So जो straps थे वो सिर्फ अपने प्रोविंसेस के जो लोकल अफेयर्स थे वहाँ पे डिफेंस के लिए फोर्सेस का यूज़ करते थे. ठीक है, लेकिन एम्पायर का एक सेंट्रलाइज स्टैंडिंग आर्मी भी था.
ठीक है. द इमोर्टल्स एन एलीट फोर्स ऑफ 10,000 सोल्जर्स. ओके, सो देयर वॉज इमोर्टल्स जो कि किसको बोला जाता था. सो एक एलीट फोर्स था 10,000 सोल्जर्स का, उसे इमोर्टल्स बोला जाता था. सर्व्ड एज द बैकबोन ऑफ द पर्शियन मिलिट्री एंड वर also kept at full strength. Furthermore, the Persian employed a system of tributary armies in which जो वहाँ के जो लोकल लोग होते थे, जो पर्शियन एम्पायर में जो सब्जेक्ट्स होते थे, उनको कभी भी अगर मान लो आर्मी को ज़रूरत पड़ी सोल्जर्स की, तो दे यूज टू प्रोवाइड देम. ओके, इसको बोला जाता था ट्रिब्यूटरी आर्मीज. दीज आर्मीज वर हाईली मल्टीकल्चरल विथ ट्रूप्स फ्रॉम अक्रॉस द एम्पायर कंट्रीब्यूटिंग देयर यूनिक स्किल्स सच एज. ठीक है, जो सेंट्रल एशिया था वो बहुत फेमस था. वहाँ के जो सोल्जर्स थे दे यूज टू यूज दे वर द हॉर्स आर्चर्स. ओके, मेसोपोटामिया में जो सोल्जर्स थे दे वर एक्सपर्ट इन इन्फेंट्री. ठीक है, वैसे ही जो क्या कहते हैं फोनिशियन स्ट्रैपीज थे, वहाँ से जो सोल्जर्स आते थे दे वर एक्सपर्ट इन नेवल फोर्सेस. ओके, इस तरीके से अगर मान लो डिफरेंट रीजन से जो सोल्जर्स आ रहे हैं उनके पास स्किल्स होती थी, तो इस वजह से जो उनकी जो आर्मी थी दैट वर हाईली मल्टी कल्चरल एंड वॉज दे हैड वेरी यूनिक स्किल्स. दिस सेंट्रलाइज्ड yet coordinated military system allowed the Persian Empire to project its power over vast distances. So even though जो इनकी military system थी it was decentralized. ठीक है, क्योंकि हम अगर देखेंगे प्रोविंसेस में जो मिलिट्री थी वो अलग थी. ठीक है, एंड जो एम्पायर था उसका एक्सटेंडिंग आर्मी था. ठीक है, तो जो हमारे जो स्ट्रैप्स थे, ठीक है, उनके पास जो आर्मी थी वो सिर्फ और सिर्फ लोकल एरिया से रिलेटेड जो इश्यूज होते थे उनको कंट्रोल करने के लिए करा जाता था यूज़. लेकिन जो सेंट्रलाइज्ड आर्मी थी उनका काम था कि पर्शियन एम्पायर में जो भी जहाँ पे भी कोई इशू हो, अगर कहीं किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो, ठीक है, या फिर वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या करते थे वहाँ पे उनका यूज़ किया जाता था. एंड दे वर वेरी मच स्किल्ड इन डिफरेंट एरियाज. ओके, सो इस तरीके से बहुत कोऑर्डिनेटेड और मल्टीकल्चरल एक मिलिट्री सिस्टम देखा जा सकता था. द नेक्स्ट, कम्युनिकेशन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर. सो पर्शियन एम्पायर में कम्युनिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बहुत रोल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन करने में. ओके, टू मेंटेन कंट्रोल ओवर सच अ वास्ट एम्पायर the Persian developed an advanced system of roads and communication. The Royal Road, which stretched from Sardis in Lydia to Susa in Persia, it is perhaps the best known example. It allowed for rapid movement of troops, officials and information. ओके, सो एक रॉयल रोड था जो कि स्ट्रेच्ड था सार्डिस इन लिडिया टू सूसा इन पर्शिया. ठीक है, और ये एक बेस्ट नोन एग्जाम्पल है जो कि बहुत ही रैपिड मूवमेंट के लिए जाना जाता है. ठीक है, द एम्पायर ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड अ पोस्टल सिस्टम विद रिले स्टेशंस अलॉन्ग द मेजर रोड्स. couriers also could traverse the empire in record time. The carrying role decrease and the information. So sometimes ऑब्वियस बात है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए कई बार हमें कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर मैसेज इधर से उधर हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा कम्युनिकेशन के लिए. ओके, सो ऐसा माना जाता है, ग्रीक्स हिस्टोरियन बोलते हैं हेरोडोटस कि नाइदर स्नो नॉर रेन नॉर हीट नॉर ग्लूम ऑफ नाइट stays these couriers from the swift completion of their appointed round. So सोचो इतना अच्छा कम्युनिकेशन था, इतने अच्छे वेल एस्टेब्लिश्ड रोड्स थे या पोस्टल सिस्टम था कि चाहे बारिश हो, तूफ़ान हो, आंधी हो, गर्मी हो, ठीक है, या फिर रात का अंधेरा हो, ठीक है, इन कुरियर्स को जो भी एक कुरियर्स होते थे, जो ये पोस्टल सिस्टम था उसको रोकना इतना डिफ़िकल्ट था, या फिर वो जो अपने काम के लिए इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड था कि वो अपॉइंटेड राउंड्स जो उनको बोला जाता था, है ना, उनको जो टास्क दिया जाता था, ठीक है, वो स्टिपुलेटेड टाइम में ही कर देते थे. लाइक देयर वाज नो इंटरप्शन ड्यू टू सम इमरजेंसी और सम मान लो कि कोई भी सिचुएशन, रेन, बारिश, जो भी इकोलॉजिकल जो मूवमेंट्स होते हैं, कोई भी उनका उस पर इन्फ्लुएंस नहीं था. देन यूज़ ऑफ कॉमन लैंग्वेज to facilitate governance across its diverse empire. The Persian administrative adopted Aramaic as the
official language of the bureaucracy. So local language was different, but in the office premises there was some language they adopted was Aramaic. While local languages were allowed in everyday use, Aramaic served as the lingua franca for official correspondence and record keeping, allowing for more efficient communication between the central government and the strapes. So ये जो language थी Aramaic, it was only for the official correspondence and for record keeping. इसलिए इसको lingua franca means एक जो हम एक तरीके से कोई अगर हम किसी चीज़ को स्पेसिफाई कर दें कि ये लैंग्वेज इसी चीज़ के लिए यूज़ होगी, उन्होंने एक स्पेसिफाई कर दिया था Aramaic लैंग्वेज. ओके, एंड डेली यूज़ के लिए वो अपनी लैंग्वेज को ही, लोकल लैंग्वेज को ही प्रेफर करते थे. देन इन कंक्लूजन वी कैन से द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पर्शियन एम्पायर was highly effective for its time, blending central authority with local autonomy. So there was central authority. You know कि जो किंग था वो एपेक्स था हमारे मतलब एक लीगल सिस्टम में भी, है ना. लेकिन स्ट्रैपीज जो थे उनको भी एक ऑटोनॉमी दी गई थी, ठीक है. वो भी मिलिट्री स्टैंडिंग, वो भी मिलिट्री रखते थे, ठीक है. वो अपने प्रोविंसेस में चीज़ों को मेंटेन करते थे, लॉ एंड ऑर्डर को. सो द डिवीजन ऑफ द एम्पायर इनटू स्ट्रैपीज, द यूज ऑफ एन एफिशिएंट टैक्सेशन सिस्टम, द कोडिफिकेशन ऑफ द लॉज and the development of the infrastructure like the royal road all contributed to the empire's stability and longevity. By balancing the need for control with respect for local customs and governance structures, the Achaemenids managed to maintain a diverse and multicultural empire for centuries. So as you can see that in conclusion I have nothing new which is mentioned here which you cannot understand. So if you see कि इसमें पूरे जो मैंने एक क्वेश्चन का आंसर आपको फ्रेम करके दिखाया है, उसमें कंक्लूजन में शॉर्ट वे में कि क्या क्या चीज़ें उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में बेस्ट थी उसको मैंने मेंशन किया है. दैट सेंट्रल अथॉरिटी एज द एपेक्स एंड लोकल ऑटोनॉमी, ठीक है. ऑल्सो द स्ट्रैपीज, ओके, टैक्सेशन सिस्टम, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रॉयल रोड. सो आप ऐसे आप अपने लैंग्वेज में भी कंक्लूजन को लिखेंगे. इट विल इन्हेंस योर मार्क्स. ओके, सो अगर मान लो एग्जामिनर आपको 10 मार्क्स देने वाला था तो मे बी आफ्टर सीइंग द कंक्लूजन, बिकॉज उसको पूरा रिमाइंडर आ जाएगा आंसर का, राइट. सो मे बी ही विल गिव यू 12 मार्क्स, ही विल गिव यू 15 मार्क्स. ओके, सो इट इज़ वेरी ईजी टू गेट. इवन दो MHI 101 में इस साल की जो मार्किंग है इट इज़ नॉट दैट बेस्ट, बट आई प्रे कि आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिले इसमें, है ना. सो यू ट्राई टू लाइक write some things from some examples from the answers. Okay, so and next question is describe the conflict between aristocracy and peasantry in ancient Greece. What was its role in the emergence of democracy? Okay, so it was asked in June 2024, okay, this year, also last year, also 2022 December exam, also 2021 December exam. So there is a chances that they can ask it again. Okay, so let's begin. The evolution of democracy in ancient Greece, particularly in Athens, was profoundly shaped by social conflicts between different classes, most notably the aristocracy and the peasantry. क्यों ऐसा होता था? Because there must be some tensions between them due to some economic inequalities, social justice and political exclusion. Like they were जो peasants थे, they were not the participant in the political arena, we can say. Okay, that led to the foundation for revolutionary changes in governance. The conflict between the aristocracy, that was a very small group of wealthy landowners, okay, whereas the peasantry was most populous among them. They were the majority of the population. Okay, so was central to the reforms that ultimately led to the establishment of the democracy. Okay, so किसी भी मान लो कि कोई भी अगर मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, ठीक है, दे आर द पीजेंट्स, ठीक है, उनको ना ही इकोनॉमिक इक्वालिटी मिल रही है, ओके, ना ही उन्हें सोशल जस्टिस मिल रहा है, ना ही उन्हें पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेशन है वो दिया गया है. तो ऑब्वियस ही बात है दैट विल टर्न इनटू रेवोल्यूशनरी रिवोल्यूशन, राइट. दे विल बी लाइक कि हम सारा टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बट वी आर पुअर
है ना, और जो हमारे जो एरिस्टोक्रेसी है, दे आर इन स्मॉल इन नंबर, ओके, दे आर नॉट पेइंग द टैक्सेस बट स्टिल दे आर प्रॉस्पेरस, they are wealthy. Okay, so in this discussion we will explore the nature of the conflict, its impact and social and political institutions, and how it led to the eventual emergence of democracy, that focusing primarily on Athens as the leading example of this transition. Okay, so first, the structure of ancient Greek society. So ancient Greek society, especially in the early Aric period, that is 800 to 500 BCE, was deeply hierarchical. ठीक है, you know ना hierarchy, what is hierarchy? Like there would be some people on the top and some people would be on the bottom, and okay, so this is a hierarchical system. Power was concentrated in the hands of the aristocracy, ठीक है, who controlled vast amount of lands, wealth and political influence. The aristocrats, also called eupatridae in Athens, derived their status from their noble birth and the ownership of large estates. Okay, so जो हमारे aristocrats थे, ठीक है, they were very influential, they had wealth, they had land, their political influence, and they were also called as eupatridae. Okay, और उनको जो status मिला था, it was mainly बर्थ बेस्ड. ओके, सो जो भी नोबल्स के घर में पैदा होंगे दे विल बी एरिस्टोक्रेट्स ओनली, ठीक है, उनके पास ओनरशिप होगी लार्ज स्टेट्स की. ओके, सो दे फॉर्म एन ओलिगार्किक रूलिंग क्लास एक्सक्लूडिंग द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, मेनली पीजेंट्स फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पावर. सो वहाँ पे जो भी रूलिंग क्लास थी, ठीक है, उसमें बिल्कुल भी इंक्लूजन नहीं था पीजेंट्स का, even though they were in majority of population, but still उनके पास कोई भी real political power नहीं था. And at the other end of the spectrum were the peasants, जो कि majority of the population थे, ठीक है. Most of these people were small scale farmers, जिनके पास या तो बहुत कम लैंड थी या फिर किसी के पास बिल्कुल भी लैंड नहीं थी, like for example like tenants. Okay, and they were often dependent on the aristocratic landlords. Okay, so many fell into debt, becoming sixth partner. वो बोलते थे सर्व्स को, जो कि who owned a portion of their harvest to the landlords, means कि वो खेती करेंगे and उनको some amount of like some portion of their harvest उनको landlords को देना पड़ेगा. even because of debt, उनको कई बार debt slavery में भी वो ट्रैप हो जाते थे. so this led to widespread social interest and resentment against the aristocracy. so ये जो हमारा पूरा इंट्रोडक्शन था फर्स्ट पार्ट में, उसका ये था कि जो हमारे एरिस्टोक्रेट्स थे वो कौन थे, जो पीजेंट्स थे वो कौन थे, एंड इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो सोशल इकोनॉमिक जो ये इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स देखे जाते हैं, उसका कुछ रूट कॉज तो होगा ना. सो वी इंट्रोड्यूस्ड दैट ओनली. ओके, सो अब हम देखेंगे कि सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या था, ठीक है, उसके इम्पैक्ट्स क्या हुए थे. ओके, सो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एरिस्टोक्रेसी एंड द पीजेंट्री स्टेम्ड प्राइमरली फ्रॉम थ्री मेजर फैक्टर्स. फर्स्ट वॉज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, political exclusion and social injustice. So let's begin first, economic inequality. So by the 7th century BCE, a vast economic divide had emerged in many Greek city-states. The aristocracy enjoyed a life of wealth and privilege, while the peasantry struggled under heavy debt and harsh conditions. So as you can see, जो खेती थी वो peasantry community कर रही थी, ठीक है, टैक्सेस पेजेंट्री कम्युनिटी दे रही थी, चाहे वो अपने लाइक लैंड में जो भी उनकी हार्वेस्ट होगी उसके शेयर्स के थ्रू, ठीक है, या फिर जो भी उनकी डेब्ट स्लेवरी थी उसके थ्रू. ओके, बट जो हमारे एरिस्टोक्रेसी थे उनके पास क्यों, क्योंकि उनके पास लैंड थी, ठीक है, सो दे वर लीडिंग अ अफ्लुएंट लाइफ. और जो पीजेंट्री कम्युनिटी थी उनको बहुत ही हार्श कंडीशन में रहना पड़ता था बिकॉज दे वर इन डेप्ट. सो मैनी पीजेंट्स बिकेम टेनेंट फार्मर्स paying rent to aristocrats, while others were forced to sell themselves or their families into slavery to repay loans. This debt slavery system was a key point of contention and significant driver of social unrest.
सो समटाइम सिचुएशन इतनी हार्श हो जाती थी कि उनको अपने डेब्ट को रीपे करने के लिए उन्हें या तो खुद को या फिर अपने सम ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स को उनको बेचना पड़ता था। सो ऑब्वियसली बात है कि रिसेंटमेंट बढ़ेगा विद टाइम, है ना। सो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ड्राइवर था जिसकी वजह से सोशल अनरेस्ट आया सोसाइटी में। फॉर एग्जाम्पल, इन एथेंस मैनी पुअर फार्मर्स वर फोर्स्ड टू वर्क द लैंड ऑफ द वेल्दी एरिस्टोक्रेट्स एज सॉफ्ट्स। ओके, सॉफ्ट्स क्या थे? सो सॉफ्ट्स वो थे जो भी उनकी हार्वेस्ट होगी उसका सम पोर्शन लाइक 1/6 जो भी पार्ट होगा उनको वो देना ही देना पड़ेगा उनके एरिस्टोक्रेट्स को। ओके, ओवर द टाइम एज डेब्ट एक्यूमुलेटेड, peasants lost not only their lands but also their personal freedom. They faced the possibility of becoming slaves if they failed to repay their debt. So in some situations वो डेब्ट को अगर पे कर रहे हैं गुड, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनको स्लेवरी यानी कि वो जो उनकी फ्रीडम थी वो छिन जाती थी। ठीक है, पहले जहाँ वो 1/6 पे कर रहे होते थे, ठीक है, अब उनको क्योंकि वो स्लेव्स हैं तो जो भी एरिस्टोक्रेट होंगे वो उनसे इतना एक्सट्रैक्ट करेंगे जितना भी वो चाहेंगे, वो जैसे उनको हार्श कंडीशन में रखना चाहेंगे दे हैव टू लिव लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट बी, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन। द एरिस्टोक्रेसी डोमिनेटेड Greek politics through oligarchic systems in early Athens. For instance, the political system was centered around Areopagus, a council of nobles and archons who were elected exclusively from aristocratic families. So you can see oligarchic में क्या होता था, that political system में एक council of nobles होते थे and they were archons जो किससे belong करते थे, so they used to belong from aristocratic family only. ठीक है, the ordinary citizens including peasants and merchants had little say in governance and were excluded from decision making processes. ठीक है, this disfranchisement became a source of widespread discontent as the peasantry felt that their needs were not represented. देखो, ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी भी कम्युनिटी का अगर कोई से नहीं है, ठीक है, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ठीक है, तो उनके प्रॉब्लम्स को कौन बोलेगा? कोई बोलने वाला तो है ही नहीं, राइट। सो विद टाइम विद टाइम जो पीजेंट्स थे दे रियलाइज्ड कि उनके प्रॉब्लम्स को, ठीक है, वो जो भी हार्श कंडीशंस या फिर जो इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं है। ठीक है, उनका जो गवर्नेंस में जो से है, ठीक है, वो या तो है तो बहुत कम है या फिर बिल्कुल ही उनको एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल, इन अर्ली एथेंस द archonship and membership in Areopagus was reserved for members of eupatridae, while the poorer class has no means of participating in the political process. This caused significant frustration among the lower classes, particularly as economic condition worsened. So जैसे जैसे उनकी economic condition और बेकार हुई, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स को ऑब्वियस बात है जो एरिस्टोक्रेट्स से वो इनकाउंटर क्यों करेंगे, उनका तो नुकसान होगा इफ़ दे इनकाउंटर दे प्रॉब्लम्स, राइट। सो इस वजह से उनकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गई। और ये जो भी मैंने एग्जांपल्स दिए ना, ठीक है, आई होप कि इसको आप ज़रूर लिखें। यू विल सी कि आपके मार्क्स और किसी और अदर पर्सन के जिन्होंने ये इन एग्जाम्पल्स को नहीं कोट किया है कितना डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट, सोशल इनजस्टिस. Beyond the economic and political disparities, the peasants faced social marginalization. The aristocrats monopolized not only wealth and power, but also the judicial system. In many Greek city-states, aristocrats often used their influence to enforce laws that were favorable to them and harsh on debtors and small farmers. The lack of any fair legal recourse of lower classes exacerbated social tensions and increased demand for reforms. Social injustice ये कैसे होता था? मान लो कि इकोनॉमिक एंड क्योंकि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटीज़ इतनी ज़्यादा थी, उसके अलावा जो सोशल मार्जिनलाइजेशन के साथ किया जाता था। फॉर एग्जांपल, जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो वेल्थ के मोनोपोली थे,
पावर के मोनोपोली थे, ऑल्सो क्योंकि वही रूलर थे, उनके पास जुडिशल सिस्टम थी, ठीक है। तो वो कोई भी ऐसे लॉ को इन्फोर्स नहीं करना चाहते थे जो उनके खिलाफ हो, वो मेनली उन्हीं लॉज को लाते थे जो कि उनके लिए फेवरेबल हो, और जो डेप्टर्स हैं या फिर जो स्लेव्स हैं या फिर जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लिए वो बहुत ही हार्श हो, सो दैट वो उनका शोषण कर सके, वो उनका फ़ायदा उठा सके, है ना। इस वजह से विद टाइम ये देखने को मिला कि जो पीजेंट्स थे वो एरिस्टोक्रेट्स के अगेंस्ट हो गए, है ना, और अपने एक तरीके से अपने जो डिमांड्स थे, जो रिफॉर्म्स थे, उसके लिए वो आवाज़ उठाने लगे। सो उन इश्यूज़ को इनकाउंटर करने के लिए कुछ अर्ली रिफॉर्म्स किए गए, ठीक है, सो दैट उनके भी जो भी टेंशन्स हैं उनको कम किया जा सके। सो अर्ली रिफॉर्म्स टू एड्रेस द कॉन्फ्लिक्ट, recognizing the growing threat to social instability, some Greek leaders attempted to introduce reforms to address the grievance of the peasantry and mitigate the tensions between the classes. The reform laid the groundwork for eventual development of democracy. So first was Darco's law code 621 BC में लाया गया था. In Athens, the earliest attempt to codify laws was made by Darco, a lawmaker who introduced a harsh legal code in response of growing unrest. Darco's law was infamously severe, hence the modern term Darconian, but they represented the first step toward a writing legal system. So जो डार्को का law code था, it was basically a written legal system. Although his reforms did not alleviate the peasantry economic problems, they were important because they aimed to curb the arbitrary power of aristocrats by making the laws public and consistent. As you know कि कोई अगर unwritten law है, ठीक है, तो people can manipulate it. Also the powerful people can misuse it, है ना. So जो डार्को लॉ था, इवन दो उसकी वजह से पीजेंट्री कम्युनिटी के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं हुए, बट स्टिल क्योंकि वो लॉज अब लिखे हुए थे, ठीक है, तो उनका जो मिसयूज़ या फिर जो आर्बिट्रेरी जो एक तरीके से होता है ना कि मिसयूज़ करना, ठीक है, मैनिपुलेट करना पावर्स को, है ना, वो कम हो गया था. क्यों? क्योंकि अब वो लॉज पब्लिक के सामने थी. इट वॉज रिटन, इट वॉज कोडिफाइड, सो दैट इज़ वाई इट वॉज अ वेरी बिग स्टेप जो कि पहली बार किया गया था. किसके द्वारा? डार्कोज लॉ ऑफ कोड के द्वारा. The next is Solon's reform. The true breakthrough came with Solon, an Athenian statesman tasked with resolving the growing social conflict. Solon's reform was far-reaching and directly addressed the grievance of the peasantry. So there was first economic, second political and judicial reforms. So in economic reform, he abolished debt slavery and cancelled existing debts, which freed many peasants who had been enslaved due to unpaid loans. He also enacted land reforms to prevent further concentration of land in aristocratic hands. So it was a very big step in favor of peasantry community. इससे क्या हुआ था? जो उनकी डेप्ट थी पुरानी वो ख़त्म हो गई थी. ऑल्सो जो लैंड रिफॉर्म्स लाए गए तो उससे क्या था कि कुछ लोगों के हाथ में जो कंसनट्रेटेड लैंड थे वो अब नहीं किए जा सकते थे, उनको रोका गया था इन फ्यूचर के लिए. ओके, नेक्स्ट पॉलिटिकल. सोलोन रीस्ट्रक्चर्ड द पॉलिटिकल सिस्टम बाय क्रिएटिंग अ न्यू क्लास सिस्टम बेस्ड ऑन वेल्थ रेदर देन बर्थ. सो एज यू कैन सी कि जो एरिस्टोक्रेट्स थे दे वर एरिस्टोक्रेट बाय बर्थ, बट उसको अब ख़त्म कर दिया गया था. नाउ इट वॉज मेनली बेस्ड ऑन वेल्थ. दिस अलाउड wealthier members of the peasantry and merchant class to participate in the government. He established the Council of 400, which gave a broader segment of society society a role in decision making. So क्योंकि ये wealth based था तो ऐसे chances हो सकते हैं कि there must be some peasants जो कि wealthier थे, ठीक है, उन्होंने इश्यूज़ को फेस भी किया था. तो ऑब्वियस ही बात है कि वो पीजेंट्री कम्युनिटी के बारे में सोचेंगे. जो मर्चेंट क्लास है पहले उनको भी से नहीं था, ठीक है, अब उनको से मिलेगा. तो ये जो दोनों हैं एटलीस्ट अपने सिचुएशंस को जो पहले बहुत वर्स थी अब वो उसको ठीक करेंगे. सो इसके लिए जो इस्टेब्लिश किया गया था, सो देयर वाज अ काउंसिल ऑफ 400 मेंबर्स जो कि एक ब्रॉडर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता था. देन नेक्स्ट judicial reforms. So Solon also created Helilia, a popular court
where ordinary citizens could appeal judicial decisions made by aristocratic judges. So पहले क्या था, aristocratic जो judges थे वो सिर्फ उन्हीं laws को implement करना चाहते थे जो उनके फेवर में हो, बट क्योंकि अब एक हेलीलिया करके एक पॉपुलर कोर्ट था, ठीक है, तो अब अगर मान लो एरिस्टोक्रेटिक जजेस अगर उनके फेवर में कुछ बैड डिसीजंस, मतलब उनके फेवर में अगर कोई चीज़ डिसीजन नहीं ले रहे हैं या फिर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो दे कुड गो टू अप्रोच हेलीलिया, ठीक है। इससे बहुत फ़ायदा होता है। लाइक अगर अभी के सिनेरियो में देखें तो लाइक जैसे होता है, हम यहाँ पे अपील करते हैं कि अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो हम हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट हो तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो देयर आर चांसेस कि अगर मान लो कोई एक कोर्ट आपके साथ फेवरेबल नहीं है या फिर वो आपके साथ गलत कर रहा है, तो मे बी जो अदर जो कोर्ट है वो आपको इंसाफ दे सके। ओके, सो अल्दो सोलन्स रिफॉर्म्स डिड नॉट फुल्ली डेमोक्रेटाइज एथेंस, they were crucial in laying the foundation for more inclusive political system and addressing the social unrest. Okay, the tyranny of Plesistratus and the role of tyranny. So after Solon's reform, aristocratic reforms continued to vie for power, leading to political instabilities. In the chaos stepped Pelistostratos, who seized power in 546 BCE and ruled as tyrant. So, while the term tyrant often has negative connotation today, in ancient Greece, tyrant was often rulers who gained power by non-traditional means, but many of them, like Pestitos, were seen as champions of the common people. So even though अभी के कंटेक्स्ट में जो ट्राइंट होते हैं वो एक नेगेटिव कैनोटेशन है, राइट, बट उस टाइम पे जो ट्राइंट होते थे वो एक तरीके से जो भी पॉलिटिकल पावर गेन करते थे वो नॉन ट्रेडिशनल मेथड से करते थे, है ना, एंड वो कॉमन लोगों के लिए एक तरीके से चैम्पियंस होते थे. सो Pestitos gained support from peasantry by redistributing land and providing public work projects, which helped alleviate the economic hardship of the poor. His reign is viewed as stabilizing force that further weakened the power of aristocracy, setting the stage for next wave of reforms. So इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं. Suppose somebody doesn't come from aristocracy, ठीक है, and वो throne पे बैठता है, ठीक है, एंड वो क्या करेगा, वो अपने सपोर्ट के लिए सबसे जो मोस्ट पॉपुलस जो सोसाइटी होगी उसके सपोर्ट के लिए वो कुछ फेवर्स करेगा. तो उसी तरीके से जो पेस्टरस्ट्रॉस से उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरीके से जो पेजेंट्री कम्युनिटी थे उनके सपोर्ट को लेने के लिए जो भी लैंड्स थे उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया, पब्लिक प्रोजेक्ट्स बनाए, है ना, और जो एरिस्टोक्रेसी थी उसके पावर्स को कम कर दिया. सो इट वाज अ वेरी गुड मूव फॉर द वेलबींग ऑफ द peasantry community. The next, the reform of Cleisthenes, so birth of democracy. The final steps towards democracy came under Cleisthenes, an Athenian aristocrat who in 508 BCE introduced a radical reform that completed the transition from oligarchy to democracy. His reforms was explicitly designed to break the power of aristocratic families and empower the ordinary citizen of Athens. So you know what is democracy. So democracy is all about having the powers of government in the hands of people only, right? So लोगों के हाथ में पावर होती है सरकार बनाने के लिए और उसको हटाने के लिए भी, राइट. सो जो ये थे, इवन दो ये एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे, बट इन्होंने एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ के पावर को ख़त्म कर दिया. उन्होंने ऐसे डिज़ाइन किया कि लोगों के पास पावर हो गवर्नमेंट बनाने का या फिर चीज़ों को बदलने का, यानी कि वो एक डेमोक्रेसी का बर्थ माना जा सकता है, ठीक है. सो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. क्लेस्थेन्स डिवाइडेड एथेंस इनटू टीम्स, यानी कि लोकल डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने एथेंस को बदला, एंड रीस्ट्रक्चर्ड द पॉलिटिकल मैप to break the power of traditional aristocratic factions. He established Council of 500 in which representative was often chosen from all regions of Athens. So पहले क्या था, सिर्फ aristocrats के problems को ही encounter किया जा रहा था. There were no people representative,
बट क्योंकि अब हर रीजन से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, इससे क्या होगा, जो लोकल इश्यूज़ होते हैं, जो लोकल प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको एनकाउंटर किया जा सकता था. ओके. नेक्स्ट, इंक्रीज्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. Clisthenes reforms extended political rights to a much larger portion of population. Most free male citizens, regardless of wealth, could now participate in the assembly. Ecclesia, assembly को ecclesia बोला जाता था, which was responsible for making key political decisions. So अब क्या हुआ था, जो political participation था उसमें जितने भी free males थे, चाहे उनके पास wealth हो ना हो, वो अब असेंबली में पार्टिसिपेट कर सकते थे. ठीक है. इससे क्या था, इससे जितने भी पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते थे उसमें एक वो की रोल की तरह उसमें पार्टिसिपेशन उनकी तरफ से किया जा सकता था. ऑस्ट्रासिज्म. सो क्लिस्थेन्स also introduced the practice of ostracism, which allowed the citizens to vote to exile any individual deemed a threat to the democracy. This was another measure to prevent aristocratic factions from regaining too much power. So, whoever was seen as the threat to democracy, उनको एक तरीके से जो citizens थे वो वोट के थ्रू उनको एग्जाइल में डाल सकते थे, उनको निकाला जा सकता था उनके देश से. So, Clisthenes' reform are widely regarded as the birth of Athenian democracy, a system in which power was vested in the hands of the people, particularly the male citizens of the Athens. So even though उस टाइम पे जो मेल सिटीजन्स थे वही पार्टिसिपेट करते थे, बट एटलीस्ट जो पहले की सिचुएशंस थी उससे बहुत बेटर था. ठीक है. जो पावर थी वो एक जनरल पीपल के हाथों में थी, वो उसको बदल सकते थे, वो जिसको पावर में लाना चाहते थे ला सकते थे. द डेमोक्रेटिक सिस्टम कुड इवॉल्व ओवर द कमिंग सेंचुरीज, but its foundation was laid by the conflict between aristocracy and the peasantry and the reforms designed to readdress the conflict. So even though जो democratic system है वो एक evolve हुआ है with time, like centuries लगी हैं कि democracy में convert होने के लिए, but अगर हम एथेंस के example लें, so it was a foundation है ना. और वो फाउंडेशन कैसे आया था, तो ये फाउंडेशन सिर्फ और सिर्फ जो एरिस्टोक्रेसी एंड जो पीजेंट्री थे, जो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए सोशियो इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल जो उनको एक्सक्लूजन था, है ना, इन सब चीज़ों की वजह से जो भी इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए जो रिफॉर्म्स लाए गए वो उसी का एक तरीके से वे आउट माना जा सकता है. सो नाउ इन कंक्लूजन वी कैन से दैट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एरिस्टोक्रेसी एंड पीजेंट्री इन एंशिएंट ग्रीस, particularly in Athens, was a driving force behind the development of the democracy. Economic inequalities, political exclusion, and social injustice created a situation where reforms were necessary to avoid social collapse. ठीक है. Leaders like Solon and Clisthenes responded to these challenges by introducing changes that gradually eroded the power of the aristocracy and extended political rights to the broader segment of the society, that is peasantry community. So the result was the emergence of one of the world's first democratic system, a legacy that continues to influence political thought of this day. So from all of the discussion हम ये बोल सकते हैं कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था एरिस्टोक्रेसी एंड पीजेंट्री कम्युनिटी के बीच, ये एक ड्राइविंग फोर्स था जिसकी वजह से डेमोक्रेसी का एक डेवलपमेंट हुआ. ठीक है. क्योंकि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन था या फिर सोशल इनजस्ट था, उसने एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया, ठीक है, जिसके लिए रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़रूरी था ताकि जो सोशल कोलैप्स है उसको अवॉइड किया जा सके. सो इसलिए कुछ लीडर्स जैसे कि सोलोन या क्लिस्थेन्स जैसे, उन्होंने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाए जिसकी वजह से जो एरिस्टोक्रेसी थे उसकी पावर्स इरोड हो गई या फिर कम हो गई विद टाइम, है ना, और वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो गई. जो पॉलिटिकल राइट्स थे उनको इस तरीके से एक्सटेंड किया गया कि जो ब्रॉडर सोसाइटी है, ब्रॉडर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है, दैट इज़ पीजेंट्री, वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके. और इस तरीके से एक इमर्जेंस हुआ, वन ऑफ द मोस्ट ब्रॉडर टर्म, दैट इज़ डेमोक्रेसी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज give an account of spread of Christianity in Roman Empire. इसको भी बार बार पूछा जाता है. 22 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है, 21 फ़ैब में पूछा गया. 21 फ़ैब का मतलब कि जो दिसंबर 2020 का एग्ज़ाम था, ठीक है,
वो शायद February 2021 में हुआ था, ठीक है. So let's begin. Christianity, which originated as a small sect within Judaism, emerged in Roman Empire during a period of great religious diversity. From its inception in 1st century CE to its establishment as the state religion in the 4th century. ठीक है. Christianity grew from a marginalized movement into one of the most powerful forces within the empire. Its spread was influenced by a variety of social, political, and religious factors, as well as the appeal of its message, the dedication of its followers, and the eventual support of the Roman state. This account will provide a detailed look of how Christianity spread through the Roman Empire, examining key events, individuals, and the social political context that enabled its rise. So फर्स्ट सेंचुरी में चाहे इसका इंसेप्शन हुआ हो या फिर ये पूरा एक स्टेट रिलीजन बना हो, ठीक है, 4th सेंचुरी में, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका स्प्रेड कैसे हुआ, ठीक है, इसका सोशल पॉलिटिकल या रिलीजियस फैक्टर क्या था जिसकी वजह से इसने इतना इन्फ्लुएंस डाला कि इसके फॉलोअर्स बहुत डेडिकेटेड हुए, उन्होंने अपील किया, लोगों में स्प्रेड किया, है ना, एंड एक इवेंचुअल जो सपोर्ट मिला रोमन स्टेट का क्रिश्चियनिटी को, उन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि इसकी की इवेंट्स क्या थे, ठीक है, इंडिविजुअल्स कौन कौन से थे जिन्होंने इसको स्प्रेड किया, या फिर जो भी पॉलिटिकल सोशियो पॉलिटिकल कंटेक्स्ट थे रोमन एम्पायर में जिसकी वजह से ये राइज हुआ, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं. सो origin and early growth. 1st century. Christianity began as a movement with Judaism during the Roman occupation of Judea. Jesus of Nazareth, who is considered by Christians to be the Messiah, preached a message of love, forgiveness, and salvation, drawing upon Jewish tradition but also introduced new ideas that distinguished Christianity from mainstream Jewish thought. His crucifixion by Roman authorities around 30 CE was intended to quell the movement, but his followers, convinced of his resurrection, began to spread his teaching. So, हम जानते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है वो एक तरीके से जो जुडाइज़म था उसके साथ ही वो बिगन हुआ था, ठीक है, बट जो जीसस ऑफ नज़रीत थे, ठीक है, उनको एक क्रिश्चियंस का मसीहा इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने प्रीच किया मैसेज ऑफ लव, फॉरगिवनेस एंड साल्वेशन, ठीक है, ड्राइंग अप ऑन द जूइश ट्रेडिशन, बट उन्होंने क्रिश्चियनिटी में एक कुछ नए आइडियाज़ भी मेड किए, ठीक है, एंड इवन दो उनका क्रूसिफिकेशन किया गया रोमन अथॉरिटीज़ के थ्रू, बट उनके जो थॉट्स थे उसने उनके फॉलोअर्स को इतना इन्फ्लुएंस किया कि इवन आफ्टर हिज क्रूसिफिकेशन, ठीक है, उनके जो टीचिंग्स थे उनको जगह जगह पे उनके फॉलोअर्स ने फैलाने का काम किया, उनको स्प्रेड किया. द फर्स्ट क्रिश्चियंस वर प्राइमरली Jewish converts, and Christianity initially grew within Jewish community in cities like Jerusalem and Antioch. However, with the missionary effects of apostles, particularly Paul of Tarsus, the faith expanded to non-Jewish, while dramatically broadened its appeal. Paul traveled extensively throughout the Roman world, establishing Christian communities in major urban areas such as Corinth, Ephesus, and Rome itself. So, जो क्रिश्चियनिटी थी फर्स्ट जो उसको अपनाने वाले थे वो जोइश ही थे जिन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया था, बट विद टाइम, ठीक है, जो जेरूसलम था या एंटीओक था उसमें उसकी कम्युनिटीज़ ने भी इसको अपनाना शुरू कर दिया. एंड विद द एफर्ट्स ऑफ द मिशनरी एफर्ट्स, फॉर एग्जांपल लाइक सेंट पॉल, है ना, उन्होंने एक्सटेंसिवली रोमन वर्ल्ड में, ठीक है, जाके क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया, ठीक है, और इससे क्या हुआ कि जो रोम के जो मेजर सिटीज़ थे वहाँ पे कम्युनिटीज़ ने क्रिश्चियनिटी को अपनाया और ख़ुद को कन्वर्ट किया. His epistles to these early Christian communities, like the letters of these early communities Christian communities, form a significant part of the New Testament and were instrumental in shaping Christian doctrine. For example,
the conversion of Cornelius, a Roman centurion, mentioned in the Acts of the Apostles, is an early example of how Christianity began to appeal to non-Jewish and setting a precedent for a broader spread of religion. Next, the Roman context, religious pluralism and persecution. One of the key reasons Christianity was able to spread throughout the Roman Empire was the relative religious pluralism that existed in Rome. The Roman state was generally tolerant of different religions, providing that they did not pose a political threat or challenge to the authority of the emperor. Most people in the Roman Empire worshipped a variety of gods and engaged in cult of emperor worship, which was seen as demonstration of loyalty to the state. So, Rome में religious pluralism को माना जाता था, जहाँ पे लोग डिफरेंट बिलीफ्स को मानते थे, रिलीजन्स को मानते थे, एंड जो एम्परर था वो इसको पॉलिटिकल थ्रेट नहीं मानते थे. क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि जो भी उनके रिलीजियस जो बिलीव्स हैं वो कभी भी उनके अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करेगा. ठीक है. ऑल्सो जो मोस्ट ऑफ द पीपल इन रोमन एम्पायर में दे यूज टू वर्शिप वैरायटी ऑफ गॉड्स एंड वो एक कल्ट ऑफ एम्परर वर्शिप में भी बिलीव करते थे. ठीक है. इस वजह से वो स्टेट के लिए एक लॉयल्टी को शोकेस करते थे. सो दे यूज टू थिंक कि जो रिलीजियस बिलीव्स हैं वो कभी भी एम्परर को चैलेंज नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि वो कल्ट ऑफ एम्परर में बिलीव करते हैं. ठीक है. हाउएवर, Christianity posed a unique challenge to the Roman authority for several reasons. So, पहले जहाँ वो बिलीव करते थे कि जो प्लूरलिज्म ऑफ रिलीजन है वो कभी भी थ्रेट नहीं करेगा एम्परर को, बट जो क्रिश्चियनिटी थे उसने यूनिक चैलेंजेस दिए रोमन अथॉरिटी को डिफरेंट रीजन से. सो फर्स्ट वॉज क्रिश्चियंस रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन इम्पेरियल कल्ट विच रिक्वायर्ड द वर्शिप ऑफ एम्परर एज अ गॉड. This was seen as an act of disloyalty and subversion. Early Christians were often misunderstood and viewed with suspicion. Their secretive meetings, refusal to honor traditional Roman gods, and communal practices led to rumors and accusations of antisocial behavior such as cannibalism, misunderstanding about Eucharist. As a result, Christians periodically faced persecution. Roman authorities from Nero in 1st century to Diocletian in early 4th century attempted to suppress the growing Christian movements. Christians were blamed for disasters such as the Great Fire of the Rome in 64 CE and were subjected to martyrdom in arenas. सो जो क्रिश्चियनिटी थी वो बहुत मतलब कुछ उनके तरीके थे जिसकी वजह से रोमन एम्पायर को एक तरीके से वो एक थ्रेट की तरह शोकेस करने लगे थे. लाइक फर्स्ट उन्होंने इंपीरियल कल्ट को यानी कि गॉड को एम्परर को एज अ गॉड रिकग्नाइज करने से मना कर दिया था. इसकी वजह से जो एम्परर था he started thinking that they are showcasing disloyalty to their state. Also जितने भी उनके मीटिंग्स होते थे क्रिश्चियंस के, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा सिक्रेटिव होते थे. वो रोमन गॉड्स को ऑनर करने से मना कर देते थे और बहुत सारे कम्युनल प्रैक्टिसेस के र्यूमर्स फैल चुके थे जिससे उनको एक एंटी सोशल एलिमेंट की तरह देखा जाता था. ठीक है. इस वजह से अब क्या हुआ था कि बहुत सारे क्रिश्चियंस को परसिक्यूट करने लग गए थे जो एम्परर थे, रोमन एम्परर. ठीक है. सो इस तरीके से नीरो फर्स्ट सेंचुरी से लेके डायक्लोटियन तक, है ना, दे ट्राई टू सप्रेस द ग्रोइंग क्रिश्चियन मूवमेंट. ठीक है. एंड ऑल्सो जितने भी डिज़ास्टर्स हुए थे वहाँ पे, फॉर एग्जांपल द ग्रेट फायर ऑफ द रोम, उसमें जो क्रिश्चियंस थे उनको ही ब्लेम किया जाता था कि बिकॉज ऑफ देयर मिस्टेक ये सारी चीज़ें हुई हैं. हाउएवर, rather than halting the spread of Christianity, persecution often had the opposite effect, with the martyrs becoming powerful symbols of faith and dedication. So even though जो रोमन एम्पायर है वो परसिक्यूट कर रहे थे सो दैट जो क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड है वो रोक सकें, बट एक तरीके से अपोजिट इफेक्ट की तरह काम कर रहा था. जो मार्टियर्स थे उनको एक तरीके से सिम्बल्स ऑफ फेथ एंड डेडिकेशन देखा गया. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द मार्टिरडम ऑफ पॉलीकैर्प, द बिशप ऑफ द समारना in 155 CE is one of the many examples of how Christian leaders became revered
figures and inspired others to embrace the faith despite the risk of the persecution. So बहुत सारे martyrdom देखे जा सकते हैं, like Polycarp, जो कि एक तरीके से हीरो फिगर की तरह लोग उनको देखने लग गए, एंड डिस्पाइट ऑफ बीइंग कि उनको थ्रेट था कि उनको परसिक्यूट किया जा सके, लेकिन लोगों ने क्रिश्चियनिटी को अपनाना शुरू कर दिया. देन नेक्स्ट, द अपील ऑफ क्रिश्चियनिटी. Christianity spread in part because it offered a message of hope and salvation that appealed to a wide variety of people, particularly the poor, marginalized, and disfranchised. Unlike many of the traditional Roman religions, which were often focused on rituals and sacrifices to appease the god, Christianity preached a message of eternal life, the forgiveness of sins, and the love of God for all people regardless of their social status and wealth. So as you know कि pluralism religion रोम में एग्जिस्ट करता था, ठीक है, जो कि बहुत सारे रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस को करने पे फोकस करता था, जो कि ताकि गॉड खुश हो सके. बट इंस्टेड जो क्रिश्चियनिटी थी वो ये प्रीच करती थी कि किस तरीके से, ठीक है, लोगों को माफ़ किया जाए, लोगों गॉड से प्यार किया जाए, ठीक है, यानी कि मतलब वो समझाता था कि गॉड से लव मतलब लोगों से प्यार, ठीक है, एंड ऑल्सो रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल स्टेटस एंड द वेल्थ, वो सबको बराबर कमाते थे. सो जो लोगों में उन्होंने मैसेज ऑफ होप एंड साल्वेशन क्रिएट करी थी, वो एक बहुत ही बड़ा एक पार्ट बना, जिसकी वजह से लोगों ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करना शुरू किया. ऑल्सो जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा हाईली ऑर्गेनाइज्ड थी, विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ म्यूचुअल सपोर्ट एंड चैरिटी. क्रिश्चियंस वर नोन फॉर द केयर ऑफ द सिक, द पुअर एंड द विडो. The sense of communal responsibility made the faith attractive, particularly in the time of crisis, such as during plagues or famines. Moreover, the Roman Empire's extensive road networks, trade routes, and the relative stable governance allowed for the movement of the ideas and people across vast distances. Christian missionaries, traders, and the soldiers played a significant role in spreading the faith across the empire. So Christians जो थे कम्युनिटी थी वो इतनी हाईली ऑर्गेनाइज्ड थी और वो इतने ज़्यादा लाइक आपस में एक दूसरे के को म्यूचुअल सपोर्ट प्रोवाइड करती थी, चैरिटी प्रोवाइड करती थी, ठीक है. ऑल्सो दे वर नोन फॉर द केयर ऑफ द सिक, पुअर एंड विडो. तो इससे जो उन्होंने कम्युनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के लिए दिखाई थी, वो लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगती थी. पर्टिकुलरली अगर कोई क्राइसिस का मूवमेंट है, दे यूज़ टू कम ऑफन एंड दे यूज़ टू ऑफर हेल्प, ठीक है. इस तरीके से उन्होंने बहुत ही एक अच्छा अट्रैक्टिव एरेना सेट कर लिया था. ऑल्सो जो रोमन एम्पायर का जो एक्सटेंसिव रोड नेटवर्क था, ट्रेड रूट था, उसने बहुत फेवर्स करे कि वो जितने भी वास्ट डिस्टेंसेस के जो एरियाज़ थे वहाँ पे मिशनरीज़ के थ्रू जाके वो अपने फेथ को फ्लरिश कर सकते थे या फिर लोगों को उसके बारे में अवेयर कर सकते थे. फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग द एंटोटाइन प्लेग इन 2nd century, Christian communities gained a reputation of their selfless care of sick, which contrasted with the behavior of many Roman elites. So जहाँ पे जो रोमन एलिट्स थे वो बिल्कुल भी केयरलेस थे रिगार्डिंग द पुअर पीपल. जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने एक सेल्फलेस केयर शोकेस किया था प्लेग एंटोनाइन जो प्लेग था उसके टाइम पे 2nd century में, ठीक है. तो इस वजह से क्या हुआ था, दिस हेल्प टू इन्हेंस द इमेज ऑफ द क्रिश्चियंस एज अ कंपैशनेट एंड केयरिंग ग्रुप, अट्रैक्टिव कन्वर्ट्स. सो जो भी नीडी पीपल थे जिनकी भी उन्होंने हेल्प करी थी, ठीक है, दे विल, ऑब्वियस ही बात है कि वो उन चीज़ों से बहुत ही इन्फ्लुएंस होंगे, है ना. दे विल सी एज अ अट्रैक्टिव कि ये कितने हेल्पफुल हैं, ये कितने कंपैशनेट है, कितने केयरिंग पीपल हैं, राइट. तो लोगों पे वो इन्फ्लुएंस आएगा एंड विद द टाइम वो भी उनकी तरह बनना चाहेंगे, है ना. तो चीज़ें बहुत फेवरेबल रहीं क्रिश्चियंस कम्युनिटी के लिए इन चीज़ों की वजह से, जो भी उन्होंने तरीके अडॉप्ट किए या फिर उन चीज़ों को शोकेश किया. नेक्स्ट, की टर्निंग पॉइंट्स, कॉन्स्टेंटाइन and the edict of the Milan. So the most significant turning point in the spread of Christianity came in the early 4th century with the conversion of Constantine the Great, the first Roman emperor to convert to Christianity. Then the Battle of the Milvian Bridge in 312 CE marked a critical movement with
Constantine, before going into the battle, claimed to have seen a vision of the Christian cross accompanied by the words, "In this sign you will conquer." After winning the battle, Constantine attributed his victory to the Christian God. So 4th century में कॉन्स्टेंटाइन का कन्वर्जन एंड ऑल्सो बैटल ऑफ मेवियन ब्रिज, जिसमें उन्होंने जाने से पहले ये क्लेम किया कि उन्होंने साइंस देखे हैं क्रिश्चियनिटी के, जो कि उनको इंडिकेट करता है दैट ही विल बी विनिंग द वॉर, ठीक है। एंड जब वो उस बैटल को जीत गए तो उन्होंने इस विक्ट्री को क्रिश्चियन गॉड को एट्रीब्यूट किया। सो इन 313 CE, Constantine and his co-emperor Licinius issued the Edict of Milan, which granted religious tolerance throughout the empire and specifically legalized Christianity. This was a monumental shift from the previous policy of persecution. Christians were now free to practice their religion openly, and the state returned confiscated property to Christian community. So, जैसे ही उन्होंने इस वॉर को जीता, उन्होंने एक एडिक्ट ऑफ मिलान विद हिज को एम्परर लिशेनियस के साथ इशू किया, जिसमें उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस को बढ़ावा दिया। उन्होंने लोगों को फ्रीली अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए अलाउ किया। अब जो क्रिश्चियंस थे वो ओपनली अपने रिलीजन को क्या कहते हैं स्प्रेड कर सकते थे, उसको फॉलो कर सकते थे, है ना। और जितने भी प्रॉपर्टी जो क्रिश्चियंस के छीने गए थे वो क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ को वापस कर दिए गए। एंड ऑल्सो कॉन्स्टेंटाइन के कन्वर्जन की वजह से जो रोमन स्टेट था उसमें एक क्रिश्चियनाइजेशन को देखा जा सकता था, विच वॉज अ वेरी लाइक मार्क्ड एज अ टर्निंग पॉइंट। ऑल्सो जो कॉन्स्टेंटाइन थे उनके टाइम पीरियड में क्रिश्चियनिटी को एक इम्पीरियल फेवर मिलने लग गया, जिसकी वजह से उसका रैपिड ग्रोथ हुआ, उसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ। एंड बाय द एंड ऑफ द 4th सेंचुरी जो क्रिश्चियनिटी थी वो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन बन गई थी रोमन एम्पायर में ड्यूरिंग थियोडोसियस फर्स्ट, ओके। और उन्होंने एक एडिक्ट ऑफ थैलेसनोसिया 380 में पब्लिश किया था। एग्जाम्पल, Constantine patronage to the church, including the construction of the important Christian sites such as Church of Holy Sepulchre in Jerusalem, which commemorated the crucifixion and resurrection of Jesus. So, इन सब चीज़ों की वजह से जो क्रिश्चियनिटी थी उसका स्प्रेड रोमन एम्पायर में टिल लाइक 4th सेंचुरी के एंड में आते आते ये एक ऑफिशियल स्टेट रिलीजन में कन्वर्ट हो गई। देन द रोल ऑफ अर्बन सेंटर एंड social networks. Christianity spread most effectively in urban centers where populations were more concentrated. The ideas could be shared more quickly. Cities like Rome, Antioch, and Alexandria became the important hubs of early Christianity, hosting significant Christian communities, bishops, and theological schools. The social networks within these cities also played a crucial role. Christian missionaries, often traveling through commercial routes, used these cities as bases from which they could evangelize to both local populations and visitors. Additionally, many early converts came from urban artisan classes and lower elections of Roman society. But as Christianity gained popularity, it also attracted members of the Roman elite. So, the Christianity के स्प्रेड में जो अर्बन सेंटर्स थे उनका बहुत बड़ा रोल था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो लोग थे वो बहुत जल्दी आइडियाज़ को शेयर करते थे। इसकी वजह से जो इतने भी मेन हब्स थे, सिटीज़ थे रोमन एम्पायर के, लाइक एनिक्टोक, एलेक्जेंड्रिया, रोम, है ना, वो एक तरीके से हब ऑफ अर्ली क्रिश्चियनिटी बना। ऑल्सो जो सोशल नेटवर्क्स थे, ठीक है, वो एक बहुत एक क्रूशियल उन्होंने रोल प्ले किया। जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो ऑफन ट्रैवल करते थे कमर्शियल रूट्स में, एंड दे यूज टू टारगेट लोकल पॉपुलेशन ऑल्सो। जो वहाँ पे विजिटर्स आते थे वो उनको अपने क्रिश्चियनिटी के बारे में बताते थे, उनको इन्फ्लुएंस करते थे, ठीक है। ऑल्सो इसकी वजह से क्या हुआ,
ऐसा देखा गया कि जो अर्ली जो कन्वर्ट्स थे वो मेनली कौन से थे, तो दे वर कमिंग फ्रॉम लोअर क्लासेस और द आर्टिजन क्लासेस। और जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी की पॉपुलैरिटी बढ़ी तो ये देखा गया कि जो रोमन एलिट क्लासेस थे उनके मेंबर्स ने भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया। सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इन द रोमन एम्पायर was a complex process which was influenced by religion's universal appeal, its ability to adapt to different social contexts, and a key historical events such as Constantine conversion. ठीक है, from its beginning as a small sect within Judaism, Christianity evolved into a major world religion, reshaping the religious and the political landscape of the Roman Empire. Through persecution, resilience, and eventual imperial support, Christianity went from margins of Roman society to becoming its official state religion, laying the foundation for its growth into a global faith. आप कंक्लूजन को अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको सेम वर्ड टू वर्ड लेना है, बट यस जो इसका एक तरीके से जुडाइज़म के विद इन एक स्मॉल सेक्ट की तरह शुरू होना क्रिश्चियनिटी का एंड अप होना इसका ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज के थ्रू, इस लाइन को अगर आप लिखेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी इम्प्रेसिव फॉर द एग्जामिनर टू चेक. ओके, सो नाउ दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ यूनिट 1. सो write a note on the conflict of patrician and plebeians in Roman society. It was asked in 2022, 2021, June and December. So it can be asked क्योंकि जो conflict between aristocracy and peasantry community इस बार 2024 में जून में पूछा गया था, तो क्या पता what if they ask this conflict. Okay, so before starting this answer I want to tell you something कि आप ये मत सोचना कि सिर्फ 4 क्वेश्चन एंड मैराथन डन. अगर आप पहले के देखेंगे तो अराउंड 6 to 7 क्लासेस आर देयर, 7 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस. ओके, यानी कि आई हैव कवर्ड लाइक 11 टॉपिक्स. ठीक है, 11 टॉपिक्स में से आपको फर्स्ट एक यूनिट में से मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस यू कैन अटैम्प्ट. ठीक है, एंड जो अगला बचेगा उसमें आप 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं. अगर आपने फर्स्ट यूनिट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, आपको 3 क्वेश्चन आते हैं, अटैम्प्ट दैट 3 क्वेश्चन. ओके, द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, ठीक है, उसमें फ्यूडलिज्म का एक टॉपिक डन है कि वो शायद आएगा ही आएगा. लाइक आई हैव सीन कि एवरी ईयर दे आर आस्किंग फ्यूडलिज्म. ठीक है, देर इज़ नो पेपर जिसमें मैंने ना देखा हो कि फ्यूडलिज्म उन्होंने अल्टरनेटिवली ना पूछा हो या फिर हर साल ना पूछा हो. ओके, देर इज़ अ 10 मार्कर क्वेश्चन, 10 मार्कर में 2 पॉइंट्स वो ज़रूर पूछते हैं, है ना. तो वी विल प्रिपेयर दैट. ठीक है, तो लेट्स बिगिन अबाउट दिस, the conflict between patrician and the plebeians. So the conflict between patricians and the plebeians was one of the defining social struggles in the history of the Roman Republic, lasting from the foundation of the Republic in 509 BCE to roughly 287 BCE. This conflict, often referred as the conflict of the orders, revolved around the issues of the social inequality, political power and civil rights. अगर आप इसको और एरिस्टोक्रेटिक एंड पेजेंट्री कम्युनिटी का जो कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे, द इश्यूज़ आर द सेम. आपको सिर्फ उसका बेसिस समझना है कि वो क्यों लड़ रहे थे, है ना. सो रिवॉल्व अराउंड सोशल इश्यूज, social inequalities, political power and the civil rights only. Okay, it ultimately shaped the structure of the Roman governance and laid the foundation for more inclusive political system that would follow. There must be some problems between the patrician and the plebeians. उसको encounter करने के लिए some inclusive political systems को लाया गया था, वो हम इस में डिस्कस करेंगे. So in this discussion we will explore the origins of the conflict, the demands and the grievances of the plebeians, the key reforms that resulted from the struggle and the broader implications for Roman society and governance. First let's see कि issues क्या थे. Okay, एंड ये पेट्रिशियन एंड प्लेबियंस कौन थे, देन उनके इश्यूज़ क्या थे. सो एट द हार्ट ऑफ द रोमन रिपब्लिक वॉज अ शार्प डिवीजन बिटवीन 2 मेजर सोशल क्लासेस, दैट वॉज पेट्रिशियन एंड द प्लेबियंस. फर्स्ट let's see who was the patrician. So the patricians was the aristocratic classes descended from the original founding families of the Rome.
They were wealthy landowners who held most of the political power in early republic. They monopolized key religious and political offices, including Senate and the position of council. Patricians prided themselves on their noble lineage and maintained exclusive right to certain privileges, reinforcing a system of aristocratic dominance. As you can see, जो patrician हैं वो भी कौन थे? aristocratic class. ये जो थे वो ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स थे, फैमिलीज थे रोम के, जो वेल्दी लैंड ओनर्स थे ये, ठीक है. इनके पास पॉलिटिकल पावर थी अर्ली रिपब्लिक में, ठीक है. ये एक मोनोपोली होल्ड करते थे रिलीजियस एंड पॉलिटिकल ऑफिसेस में. ऑल्सो ये सीनेट में भी मोनोपोली में थे, ऑल्सो एक काउंसिल में भी मोनोपोली में थे. और ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते थे इस चीज़ को लेकर कि ये एक नोबल लिनेज से आते हैं. इस वजह से ये एक एक्सक्लूसिव राइट रखते हैं, यानी कि दे यूज टू बिहेव लाइक एंटाइटल्ड. होता है ना कि बिकॉज आई वॉज लाइक दिस तो ये मुझे तो मिलना ही चाहिए ना, वैसे बिहेव करते थे, है ना. एंड इसकी वजह से क्या होता था, एक रेनफोर्स होता था एक सिस्टम जिसमें कि जो एरिस्टोक्रेटिक यानी जो पेट्रिशियंस थे दे वर इन डोमिनेंस, ठीक है. देन नाउ कम्स द प्लेबियंस. सो ऑन द अदर हैंड द प्लेबियंस वाज द कॉमन पीपल. द ग्रुप वाज फार मोर डाइवर्स, ranging from poor farmers to wealthy merchants and the artisans. Though they made up of the majority of the population, plebeians were excluded from holding high official political offices and also had limited legal protections. Their grievances was often exacerbated by economic struggles, including heavy debt burdens and exploitation by wealthy patricians. This deep social divide created widespread tensions as the plebeians increasingly resented their lack of rights and the political representation. So as you can see कि जो first हम previously पढ़ चुके हैं aristocrats and peasantry community के बीच में जो conflict था, you can see that somewhat जो इनके बीच में जो स्ट्रगल चल रहा था उसके भी जो रूट कॉजेज थे दैट वाज द सेम, ठीक है. तो यू कैन लर्न इट थ्रू द लाइक स्टोरी बेसिस पे कि जो एक हायर क्लास है यानी पेट्रिशियन, एरिस्टोक्रेट एंड एक जो प्लेबियन है, तो पहले सिर्फ पीजेंट्री कम्युनिटी से उनके कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा थे, बट इफ़ यू रिमेंबर उसमें भी मर्चेंट क्लासेस थे, राइट. यहाँ पे भी मर्चेंट क्लासेस हैं, ठीक है. यहाँ पे एक एड ऑन जो है वो है आर्टिजियन, लेकिन जो इनके जो रूट कॉजेज है कॉन्फ्लिक्ट के, ठीक है, वो सारे सेम हैं. तो अब हम उन रूट कॉजेज़ को एलैबोरेट वे में पढ़ेंगे. सो कॉजेज़ ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. सो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेट्रिशियन एंड द प्लेबियंस वाज ड्राइवन बाय several key factors, all of which contributed to a growing sense of inequality and injustice among the plebeians. First, economic disparities. Plebeians often found themselves in debt slavery due to frequent wars and the concentration of the land ownership in patrician hands. Many small farmers lost their land, forcing them into debt. In extreme cases, plebeians who were unable to repay their debts could be sold into slavery, further deepening their economic divide. This is the same as we discussed कि अगर वो रिपे नहीं कर पाते थे लोन तो वो भी डेब्ट स्लेवरी में चले जाते थे. The next, political exclusion. Initially, political offices and decision-making powers were exclusively in the hands of patrician. The Senate was composed entirely of patrician and the office of council, the highest executive authority in the republic. जो council था वो क्या था, तो it was the highest executive authority in the republic, was similarly reserved for patrician. Plebeians had no meaningful way to influence law और टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, क्योंकि उसमें उनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था सीनेट में. ऑल्सो काउंसिल में भी उनको हायर अथॉरिटी जब उनके पास है ही नहीं तो वो अपने लिए लॉज कैसे लाएंगे, राइट. सो इस वजह से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते थे. द नेक्स्ट इज लीगल डिस्क्रिमिनेशन. सो पेट्रिशियंस थे वही लीगल सिस्टम को कंट्रोल करते थे एंड जो लॉज थे उन्हीं को अप्लाई किया जाता था, उन्हीं लॉज को लाए जाते थे जो कि उनको फेवर करें एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस को. ओके, सो द लैक ऑफ रिटन लॉज meant that justice was often arbitrary and the plebeians had no formal legal protection or rights. The combination of economic distress, political disfranchisement and the legal inequality fueled resentment and called for reform among the plebeians. So as you can see कि जो इकोनॉमिक
जो पॉलिटिकल एंड जो लीगल जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये सारे हम एरिस्टोक्रेटिक एंड प्रेजेंटरी कम्युनिटी में जो कॉन्फ्लिक्ट्स मिल रहे थे, जो रूट कॉजेज़ थे, यहाँ पे भी वही सेम रूट कॉज देखने को मिलते हैं। सो उन रूट कॉजेज़ को ख़त्म करने के लिए जो प्लेबियंस थे, उन्होंने बहुत सारे इवेंट्स एंड रिफॉर्म्स के लिए स्ट्रगल किया था, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो जो प्लेबियंस थे, उन्होंने सीरीज ऑफ एफर्ट्स किए to address their grievances and secured greater rights. These efforts resulted in several important reforms that gradually shifted the balance of power in Roman society. So first was the first secession of the plebs, which was held in 494 BCE. The first major turning point in the conflict occurred in 494 BCE, when the plebeians, frustrated by their lack of political representation and the debt slavery system, staged a mass strike known as First Session of the Plebs. During this event, plebeians withdrew from Rome to a nearby hill and refused to serve in the army, effectively halting the Roman economy and military efforts. This act of defiance forced the patrician to negotiate with the plebeians. As a result, the plebeians won the right to elect their own officials, known as tribunes of the plebs, who had the power of veto decisions made by patrician magistrate that were harmful to the plebeians. This marked the beginning of the plebeian political influence within the Roman Republic. So, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो चुके थे अपनी कंडीशन से, तो उन्होंने एक मास स्ट्राइक किया और वो एक नियर बाय हिल में जाकर वहाँ पे रहने लगे। उन्होंने आर्मी में सर्व करने से मना कर दिया। इससे क्या हुआ था, रोमन इकोनॉमी एक तरीके से रुक गई, मिलिट्री जो एफर्ट जो वो करना चाहते थे वो भी रुक गई। इस चीज़ से परेशान होकर जो पैट्रिशियन थे, उन्होंने नेगोशिएट किया प्लेबियन से, और इस तरीके से उनको राइट टू इलेक्ट देयर ओन ऑफिशियल्स प्लेबियंस को मिला, एंड इसको जाना जाता है ट्रिब्यून्स ऑफ द प्लेब्स। ठीक है, और जो ये हमारा जो उनका जो ऑफिशियल था, जो वो खुद से चुनते थे प्लेबियंस, उसके पास एक वीटो डिसीजन था, जिसकी वजह से जो पेट्रिशियन मजिस्ट्रेट अगर कोई हार्मफुल डिसीजन लेता है प्लेबियंस के खिलाफ, तो उसको विड्रॉ किया जा सकता था। तो इस तरीके से जो प्लेबियंस थे, उनका एक फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन रोमन रिपब्लिक इस तरीके से देखा जा सकता है। ऑल्सो ड्यू टू दिस एक्ट ऑफ डिफाइंस, this forced the patrician to negotiate with the plebeians, and as a result, plebeians won the right to elect their own officials, known as, I think ये मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द 12 table, that is 451 BCE to 450 BCE. Another significant milestone in the plebeian struggle was the creation of the 12 tables, Rome's first written code of law. As you know that unwritten जो laws होते हैं, that can be manipulated by the aristocrats, but अब एक आ गया था creation of the 12 tables, which was a written code of laws. ठीक है, in 451 BC to 450 BC. Before this, laws were unwritten and subject to manipulation by the patrician judges. The demand for codification was driven by plebeians who sought to ensure that laws were applied fairly and transparently. The 12 tables provided a more structured legal framework which was accessible to all Roman citizens. Though the law still favored the patrician in many aspects, the creation of a written legal code was a crucial step toward equality and justice for the plebeians. So even though ये अभी भी पैट्रिशियन को ही मतलब फेवर कर रहा था, बट बहुत सारे तरीक़ों से एक कोडिफाइड लॉ होने से, ठीक है, उनको एज़ कम्पेयर टू पहले जो उनके साथ इनजस्टिस हो रहा था, उसके खिलाफ उनके पास कुछ जस्टिस मिलने के सिचुएशंस बन गए थे। देन द लेक्स कैन्यूलिया 445 BCE. Another reform came with the lex कैन्यूलिया in 445 BCE, which allowed for intermarriage between patrician and the plebeians. इससे पहले दोनों क्लासेस में शादी करना बिल्कुल मना था, ठीक है, और इस वजह से सोशल डिवाइड जो था वो और बढ़ता जा रहा था। बट by allowing this intermarriage, law facilitated social mobility and integration between two classes, gradually reducing the rigid barriers and separated
बैरियर्स दैट सेपरेटेड देम, क्योंकि पहले शादी नहीं होती थी तो जो सोशल डिवाइड था वो विद टाइम बढ़ता जा रहा था। लेकिन आफ्टर इंटर मैरिज अगर मान लो दो डिफरेंट कास्ट एक दूसरे से शादी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि दे विल स्टॉप प्रेशराइजिंग दैम, और उनको परेशान करना वो छोड़ देंगे। और इससे ये हो सकता है कि जो रिजिड बैरियर थे, ठीक है, वो ग्रेजुअली शिफ्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। द नेक्स्ट इज लिशेनियन एंड सक्सेनियन लॉस। 367 BCE में लाया गया था, ठीक है, was another significant victory for the plebeians. This law allowed plebeians to be eligible for the office of the council. You remember the council was the highest executive post, okay, in the republic. This reform marked a major breakthrough in the plebeian fight for political equality, as it opened up the most powerful office in Rome to non-patrician. इससे पहले जो सिर्फ और सिर्फ जो patricians थे, they were allowed to टेक दिस ऑफिशियल पोस्ट, बट अब क्योंकि नॉन पेट्रिशियन यानी कि प्लेबियंस को भी अलाउ हो गया था, तो अब वो अपने डिमांड्स को रख सकते थे, अपने फेवरेबल चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकते थे इस तरीके से, ठीक है। ये भी एक बहुत सिग्निफिकेंट विक्ट्री थी प्लेबियंस के लिए। द नेक्स्ट रिफॉर्म था लेक्स हॉर्टेंसिया, दैट वाज made in 287 BCE. The culmination of the conflict of the orders came with the passage of the Lex Hortensia in 287 BCE. This law made the decision of the plebeian council, the assembly of the plebeians, binding on all Roman citizens, including patrician. Previously, the plebeians council's decision had only applied to the plebeians, but now they had to force the law throughout the entire रिपब्लिक। सो अब जो लेक्स हॉर्टेंसिया था वो उसमें क्या हुआ था कि जो प्लेबियन काउंसिल थी, अगर वो कोई भी मान लो असेंबली में कोई भी रूल पास करती है, लॉ बनाती है, तो वो बाइंडिंग होगी सारे रोमन सिटीजन्स पे, इंक्लूडिंग पैट्रिशियन। और इससे पहले क्या होता था, इससे पहले अगर प्लेबियन काउंसिल कोई डिसीज़न लेती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ प्लेबियंस यानी उनके खुद के जो लोग थे उन पे अप्लाई होता था। इस तरीके से एक तरीके से हम एक यूनिफॉर्म लॉ देख सकते हैं जो कि पूरे रिपब्लिक में throughout the entire republic that was the same. The Lex Hortensia effectively ended the legal distinction between patrician and plebeians and marked the conclusion of the conflict of the orders. From the point on, plebeians and the patricians had equal right under Roman law, and the two classes were fully integrated into the political system. ओके, सो जो भी अभी तक उनके कॉन्फ्लिक्ट्स थे दोनों क्लासेस में, जो भी प्लेबियंस की शिकायतें थी पैट्रिशियन से, क्योंकि अब एक इंटीग्रेटेड पॉलिटिकल सिस्टम था एंड जो लॉज थे प्लेबियंस अगर बनाते थे सब पे लागू होते थे, इक्वालिटी हो गई थी थ्रू आउट द एंटायर रिपब्लिक। सो सारी जो इश्यूज़ थे वो अब इनकाउंटर होके एक फुली इंटीग्रेटेड जो दोनों क्लासेस थी एक फुली इंटीग्रेटेड पॉलिटिकल सिस्टम में कन्वर्ट हो चुकी थी और प्लेबियंस की शिकायतें सारी दूर हो चुकी थी। इससे क्या हुआ, सो इम्पैक्ट ऑन द सोशल रोमन सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द ऑर्डर्स एंड द रिजल्टिंग रिफॉर्म्स हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ रोमन सोसाइटी एंड गवर्नेंस। सो several important outcomes that emerged from this long struggle was, first, greater political exclusion. So the reforms, particularly the establishment of the tribune of the plebs and the opening of the high official offices to the plebeians, resulted in a more inclusive political system. While Rome remained an oligarchic republic where wealth and the status still play a significant role, the plebeians now had avenues to influence policy and protect their interest. Next, legal equality. The codification of law and the Lex Hortensia helped to establish greater legal equality between patrician and the plebeians. एंड इस तरीके से जो पावर्स थी पैट्रिशियन की वो कम हो गई, और कम होने से क्या हुआ, उन्होंने जो पावर का जो बेनिफिट उठा रहे थे या उसको जो मैनिपुलेट कर रहे थे, है ना, लोगों को परेशान कर रहे थे, वो चीज़ें कम हो गई। इससे क्या हुआ, इट एंश्योर्ड दैट ऑल सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ क्लास वर सब्जेक्ट टू सेम लॉस। सो ये सारे जो इम्पैक्ट थे आए थे, इससे लोगों का पॉलिटिकल इंक्लूजन हुआ था जिसमें प्लेबियंस एंड पैट्रिशियन वर द सेम, यानी कि सारे रोम की जो पब्लिक थी दे वर सेम इन द आइज ऑफ द लॉ।
Then the next is social mobility, the lex canulia, which allowed intermarriages between patrician and the plebeians, and the other reforms facilitated greater social mobility. Over the time, the distinction between the two classes became less pronounced as plebeians' families gained wealth, power, and influence through political offices and marriage alliances with the patrician families. Then, in conclusion, we can say that the conflict between the patrician and the plebeians was a central feature of early Roman history and played a crucial role in shaping the political institution of Roman Republic. ठीक है, what began as a struggle for a basic civil right and political representation ultimately led to the more balanced and the इंक्लूसिव सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस. सो पहले जब ये जो स्ट्रगल शुरू हुआ था वो किस लिए हुआ था कि हमें सिविल राइट्स मिले, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले, बट इस स्ट्रगल की वजह से एक बहुत ही मोर बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस रोम एम्पायर में देखा गया. थ्रू अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स द प्लेबियंस सक्सेसफुली challenged the dominance of the patrician, resulting in the republic where both classes could share power and influence. The legacy of the struggle continued to influence Roman politics for centuries, serving as a foundation for the later evolution of the Roman Empire. So, पहले जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी एंड पेजेंट्री का जो हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट में बहुत सारे लीडर्स आए जिन्होंने बहुत सारे रूल्स को बनाया, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये देखी गई कि वो पैट्रिशियन से लड़े. उन्होंने अपने स्ट्रेंथ को पहचाना कि कैसे वो मिलिट्री की स्ट्रेंथ है, कैसे वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, और उन्होंने जैसे ही उस चीज़ को करना छोड़ा तो पैट्रिशियंस को झुकना पड़ा एंड दे नेगोशिएटेड विद द प्लेबियंस एंड उनकी सिचुएशन इतने हद तक अच्छी हुई कि वो एक इक्वल लाइफ, जैसे पैट्रिशियन एक उनका से था लीगल कोड में, उनके लिए जैसे बराबरी थी सोसाइटी में, वो सेम लाइफ लीड करने लग गए थे, है ना. सो इन दिस वे वी कैन कंक्लूड द मैराथन of unit 1. The unit 2 marathon will be there. You can expect like this week only, so please prepare it. So ताकि एटलीस्ट आपके जो 3 क्वेश्चंस हैं, अगर इनमें से 3 क्वेश्चन आते हैं जिसके हायर चांसेस है दैट 80 to 90% हो सकता है कि आपको सारे क्वेश्चंस यही देखने को मिलेंगे, क्योंकि और कोई क्वेश्चन बनने का इतना मतलब जो रिपीटेड जो थीम्स हैं वो इन्हीं में से आते हैं. आप इससे पहले भी जो 6 to 7 लेक्चर्स अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में, प्लीज़ चेक दैट. इस मैराथन को भी एक अलग से एक प्लेलिस्ट बनाने के बजाय मैं उसमें ही ऐड ऑन करूँगी. आप इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं. इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन द टेलीग्राम. उसमें मैं इसकी PDF प्रिपेयर करके आई विल 1-2 दिन में मैं डाल दूँगी. ऑल्सो अगर कुछ भी मैं भूलती हूँ यू कैन रिमाइंड मी. प्लीज़ इस चीज़ को समझिए. इवन दो आई एम मेकिंग द वीडियोज़, ठीक है, ये पूरा मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई लाइक इट, बट समटाइम सिचुएशन इतनी हार्श होती हैं या फिर अनअवॉइडेबल होती हैं कि चीज़ें ख़राब हो सकती हैं किसी से भी, ठीक है. शायद आप भी करते हैं तो आपसे भी डिले हो जाता, या है ना, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही होती हैं हर किसी के. तो बिफोर जजिंग समबडी प्लीज़ अंडरस्टैंड कि कोई भी अगर मान लो कि चीज़ शुरू कर रहा है तो स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी होती है. मेरा प्लान था कि ये जो एग्ज़ाम है, ठीक है, मैं इसको अप्रोच नहीं करी थी एक्चुअली. आई वॉज अप्रोचिंग जून ओनली 2025 वाला, बट कुछ बच्चों ने अप्रोच किया एंड दे वांट कि मैं दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम को भी अप्रोच करूं. तो पहले मैंने सोचा है कि 101 को कंप्लीट करते हैं, ठीक है. इससे आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट वीडियो ऑफ यूनिट 2 जिसमें सारे ही जो भी टॉपिक्स होंगे, फ्यूडलिज्म होगा, ठीक है, कमर्शियल जो कम्युनिटीज़ थी वो होंगे, या फिर 10 मार्कर्स होंगे, सो दैट आप 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ यूनिट 2 से, है ना, और आप अच्छे मार्क्स ला पाए. एक्चुअली MHI 101 में बहुत बुरा रिकॉर्ड ये रहा है कि मार्क्स ये इतने अच्छे देते नहीं हैं. मैंने भी क्या कहते हैं रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा, बट थैंकफुली दे गेव मी लाइक उन्होंने 13 नंबर मेरे बढ़ा दिए, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट, ठीक है. तो अगर आपको और कभी भी अगर लगे कि आप डरे हुए हैं, नर्वस हैं, प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ, प्रिपेयर इट, हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, बी पॉजिटिव. थैंक यू.